हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 2.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप जीके जीएस ठीक है, जीके जीएस मैथ, रीजनिंग, ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि 5000 केजी पर मीटर स्क्वायर घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन जो है ज्ञात करें, जहाँ जी का मान दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको भार दे दिया गया है डब्लू, ठीक है। भार जो है डब्लू, भार बराबर क्या होता है एम जी, ये दे दिया गया 10.8 न्यूटन, ठीक है, 10.8, और जी का मान भी दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आयतन निकालना है, ठीक है। तो चूँकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा में आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा में आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन बराबर होता है आपको द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। तो याद रखना है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा घनत्व, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है 1.08, ठीक। और ये आपको घनत्व कितना दे दिया गया है, घनत्व दे दिया गया है 5000, ठीक, 5000। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जो है सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.00216, ठीक है, 216 ठीक है, 216 मीटर क्यूब, ठीक है, 216 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 216, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो कितना होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, ऑफ तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट खाली स्थान होता है। तो 112 में देखिए, तो कार्य करते, इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा। यानी कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। आउटपुट जो कार्य होता है वो इनपुट से हमेशा कम होता है। घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। 113 देखिए, तो ये भी याद रखना है, घर्षण, ठीक है, घर्षण बल का मान जो है सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्रफल जो है पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। ठीक है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 जो है दे दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है Q बराबर जो है यह है 386, ठीक है, 386। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 386 गुने 50 गुने, ठीक है, 386 गुने 50, 386 गुने 50 गुने 10 के पावर -3, ठीक है, 10 के पावर -3। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 के पावर -3 केजी इंटू में 60 माइनस का 20, ठीक है, 60 माइनस का 20। यानी ये हो जाएगा आपको कितना होगा, तो 386 गुने 50 गुने 10 के पावर -3 गुने कितना होगा 40। यानी ये हो जाएगा 77,230 इंटू 10 के पावर कितना -3। यानी ये हो जाएगा 772 जूल, ठीक है, 772 जूल हो जाएगा, ठीक है, 772 जूल। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 113 का ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एक समान प्रतिरोध वाले तार 1 ओम दिए गए हैं के अनुसार जुड़े हुए हैं। यदि दोनों
बिंदुओं द्वारा रेखा पर दो समान तार को जोड़ दिया जाए तो ए और बी के बीच का प्रतिरोध में अंतर ज्ञात करें। ए और बी के बीच प्रतिरोध में अंतर, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो प्रारंभिक प्रतिरोध 5 प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, 5 प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो है कुल प्रतिरोध क्या होगा, 5 × 1 यानी 5 ओम, क्या हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद 5 ओम हो जाएगा। उसके बाद है कि नया सर्किट, ठीक है, नया सर्किट व्हाइट स्टोन ब्रिज, ठीक है, का पालन जो है पालन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना, तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से, ठीक। उसके बाद यहाँ भी इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ भी इस ये मिल जाएगा, फिर इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सभी जो है 1 ओम, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह जाएगा, ये 1 ओम, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और ये भी 1 ओम हो जाएगा, ठीक। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल जो प्रतिरोध यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 3 ओम जो है हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब इसलिए बदला हुआ प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम माइनस 3 ओम यानी 2 ओम। तो बदला हुआ प्रतिरोध होगा 2 ओम यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 115 है कि जब ध्वनि हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो 115 का फर्स्ट आवृत्ति, तो जब कोई ध्वनि या प्रकाश तरंग अपवर्तन से गुजरती है तो उसकी आवृत्ति स्थिर रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके चरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वायु बल की सतह पर वायु के कंपन अणु जो है अपने कंपन को समान आवृत्ति पर पानी के अणुओं में स्थानांतरित करते हैं, तो जल में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति समान रहेगी किंतु तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, ठीक। 116 देखिए, कहता कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अब जो है स्थल तक पिंड के पहुंचने में लगा समय कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे है कि कण, यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, तो कण चिकने आनत तल पर है, ठीक है, अतः वह स्मॉल जी के स्थान पर जी साइन थीटा, ठीक है, स्मॉल जी के स्थान पर जी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक जो चाल होगा u बराबर 0 और गति का समीकरण s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा L बराबर क्या होगा 1/2 g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर यानी हो जाएगा 2L/g साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो है t बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t बराबर देखिए t बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2L/g साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा यानी, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा h बाय लेमडा, ठीक है, h बाय लेमडा, और L बराबर है h बाय साइन थीटा, h बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा t इक्वल टू 2h बटा में जी साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, बाहर √2h बाई जी हो जाएगा, 2h बाई जी। तो ये हो जाएगा 2h बाई जी, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, देखिए, ठीक है। 116 का क्या होगा, 116 का जो राइट आंसर होगा ये तीसरा होगा, 1 बाई साइन थीटा √2h बाई जी। 117 देखिए, कहता है यदि F न्यूटन बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है तो F का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो F का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखिए, तो
डब्लू दे दिया गया है, ठीक। डब्लू कितना है 400, डब्लू जो है 480 जूल है, एफ निकालना है, और एस दे दिया गया है 15 मीटर दे दिया गया है, ठीक। तो डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर, ठीक है, डब्लू बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ इंटू एस, डब्लू बराबर एफ इंटू एस, ठीक है, एफ इंटू एस। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होगा डब्लू बाई एस, एफ बराबर डब्लू बाई एस, ठीक। तो डब्लू कितना है, तो डब्लू है 480, ठीक है, डब्लू है 480 और एस कितना है 15, एस है आपको 15, यानी हो जाएगा कितना 32 न्यूटन। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो देखिए श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा जो विकृति से मुक्त होती हैं, ठीक। नेक्स्ट फिर है कि एक जो है 40 ग्राम जो है द्रव्यमान की गोली 3 kg की एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का जो प्रतिच्छित वेग कितना है, तो 119 का क्या होगा, तो 119 का होगा दूसरा ऑप्शन -2.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -2.0 मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए यू बराबर क्या होगा, तो चूँकि यहाँ पे होता है MU + MV बराबर 0, ठीक है, MU + MV बराबर 0, ठीक है, चूँकि MU + MV बराबर 0 होता है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, -U बराबर क्या होगा, तो -MV बट्टा में M हो जाएगा, ठीक। तो -MV बट्टा में तो -40 गुने 10 के पावर -3, ठीक है, 10 के पावर -3 इंटू में क्या होगा 150, ठीक है, बट्टा में कितना होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये इसका मान निकल जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती हैं। 120 का होगा तीसरा संगीत की आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। शोर की आवाज़ में ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, कम होते हुए भी सुखद नहीं लगता है। बच्चे या लड़कियों की आवाज़ जो है उच्च पिच वाली होती हैं। वयस्क मानव या लड़कों की आवाज़ जो है निम्न पिच वाली होती है। नेक्स्ट 121 देखिए, कहता लकड़ी का एक टुकड़ा पानी, ठीक है, घनत्व दे दिया गया है इतना के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व में खाली स्थान, ठीक है, लकड़ी का घनत्व क्या होगा, तो 121 का यदि देखें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बट्टे में वस्तु का कुल आयतन, ठीक, या वस्तु का घनत्व बराबर में हो जाएगा वस्तु का घनत्व बराबर में बटा में जल का घनत्व, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.7/1 बराबर हो जाएगा लकड़ी का घनत्व, ठीक है, लकड़ी का घनत्व बटा में 10 के पावर 3, ठीक है, 10 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब। तो यहाँ से जो है आपको लकड़ी का घनत्व कितना निकल जाएगा 0.7 गुणे 10 के पावर 3 निकल जाएगा, यानी 700 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 700 kg पर मीटर क्यूब, यानी 121 का होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, ठीक है। तो 122 का होगा तीसरा सभी पारदर्शी माध्यमों के। तो रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब इसकी प्रकिरणित किरणों का जो अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं, ठीक है। तो रमन प्रभाव
जो का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार होती है। नेक्स्ट, फिर देखिए प्रश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन चुनिए। तो 123 का क्या राइट आंसर होगा? तो चौथा ऑप्शन देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, ठीक है। अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य की आवाज़ क्षमता से परे है। इसका उपयोग संकेतक के रूप में, ठीक है, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े, ठीक है, कपड़े से धूल हटाने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 124 देखिए। 124 है कि खाली स्थान एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण। तो 124 का दो, विद्युतीय ऋणात्मकता। विद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। विद्युत जो है ऋणात्मकता ही जो है सीधे संभव नहीं है। यह जो है अन्य परमाणविक व आणविक गुणों से गणना करके निकाली जाती हैं। 125 देखिए। फिर है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रियाओं में ऐसा जो है किसके कारण होता है? तो देखिए ऐसा जो है वाष्पन। तो जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेलियों पर ठंडक महसूस होता है, ऐसा वाष्पन के कारण होता है, ठीक है, वाष्पन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन के ऑक्सीजन में जलने की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है यानी C+O2, ये होगा CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। फिर है कि जब 9.0 ग्राम ठोस कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जो है जलाया जाता है तो बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे 127 का C का द्रव्यमान, ठीक है, ये दे दिया गया है इतना, ऑक्सीजन का इतना। तो 126 में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C का जो द्रव्यमान है ये 9 ग्राम है, ठीक है। C का जो द्रव्यमान है ये कार्बन का 9 ग्राम, यानी 9/12 करेंगे तो ये 3/4 निकल जाएगा, ठीक है। और ये मोल में कितना है? 0.75। ऑक्सीजन O2 का 16 ग्राम, तो 16 में कितना होगा? 32 करेंगे, 1/2 मोल, 1/2 मोल यानी 0.50 मोल, ठीक है। तो यहाँ से हम मोल की यदि बात करें तो कितना होगा? देखिए मोल हो जाएगा 0.5 गुने 442, ठीक है, 442, ये हो जाएगा 22 ग्राम। CO2 की मात्रा जो हो जाएगा कितना होगा? 22 ग्राम। CO2 की मात्रा 22 ग्राम, तो यहाँ पे जो है CO2 की मात्रा होगा 22 ग्राम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? 127 का क्या होगा? 3, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बताने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तो 128 का क्या होगा? 128 का होगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है, क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है। जिस यौगिक या पदार्थ के निर्माण में सोडियम या क्लोरीन का उपयोग होता है, जहां हम जो है साधारण नमक का उपयोग कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट फिर है कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से एक गैस A बनती है। जब A को यौगिक B के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो दूसरा यौगिक C बनता है, जिसका उपयोग अनेक रासायनिक उद्योगों A, B और C ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है क्रमशः।
तो 129 का क्या होगा? 129 का होगा तीसरा ऑप्शन Cl2CaOH के होल ट्वाइस CaOCl2, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो देखिए क्षारीय ऑक्साइड बनाता है आपको तीसरा ऑप्शन बी और डी, यानी बी और डी। परमाणु संख्या 12 वाला एक तत्व, परमाणु क्रमांक 19 वाला एक तत्व। ठीक है, तो परमाणु संख्या 12 वाला एक तत्व और परमाणु क्रमांक जो है 19 वाला एक तत्व। ठीक है, तो 12 और 19 वाला क्षारीय ऑक्साइड। नेक्स्ट 131 देखिए, कहता है कि एक तत्व X जो है परमाणु क्रमांक 20 है, दूसरे तत्व Y है परमाणु क्रमांक 17 के साथ अभिक्रिया करता है और एक यौगिक Z बनाता है। इस यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी X और Y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के कारण जुड़े हैं। X और Y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के कारण जो है जुड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 132 है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। तो 132 का होगा तीसरा ऑप्शन इथाइल मर्केप्टेन। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इथाइल मर्केप्टेन का हवा में प्रसार करके। इथाइल मर्केप्टेन सल्फर के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? 133 का होगा क्रोमियम। तो देखिए स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा जो है अधिक ताप सहने में यह सक्षम होता है। ठीक है, इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट फिर है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो वह जो है अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जा सकता है। एक्स और वाई क्या है? तो 134 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 135 का दूसरा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टलीय बनने या बनाने की क्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलन के लिए विलयन या गलित का प्रयोग किया जाता है या कभी कभी सीधे गैस से ही क्रिस्टल जमा लिए जा सकते हैं। क्रिस्टल एक रासायनिक ठोस द्रव जो है विलगीकरण तकनीक है जिसमें विलेय द्रव विलयन से ठीक है स्थानांतरित होकर शुद्ध ठोस पर जल जो है चला जाता है। रासायनिक इंजीनियरी में क्रिस्टलन के लिए क्रिस्टलकारी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 136 देखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑप्शन छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढका रखे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोई व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से ठीक है छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है। फिर तुरंत जो है टिश्यू को एक बंद डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। 137 कहता है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 137 का 3 समरूप अंग। ठीक है, क्या होता है? समरूप। नेक्स्ट 138 है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? 138 का होगा दूसरा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ठीक, तो 138 का क्या होगा? 2। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ा में। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर यानी ब्लड में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 139 कहता है कि उस हार्मोन का चयन कीजिए जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। ठीक है,
तो 139 का क्या होगा, ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। थायरॉक्सिन वह हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चयापचय को नियंत्रित करता है। थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के आंतरिक लोब द्वारा स्रावित होता है। 140 मानव में लैंगिक प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है, तो तीसरा फैलोपियन ट्यूब। तो गर्भाशय की जो है शुरुआत निषेचन से होती है जब एक महिला का अंडा पुरुष के शुक्राणु से जुड़ता है। निषेचन आमतौर पर एक फैलोपियन ट्यूब में होता है जो एक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है कि जिस फूल में पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूलों का जोड़ा उभयलिंगी है, तो 141 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी हिबिस्कस सरसों। तो देखिए उभयलिंगी या पूर्ण फूलों में नर, ठीक है, यानी एंडोएशियम और मादा यानी गाइनोशियम दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं जिसमें पुंकेसर और अंडाशय शामिल होते हैं। नेक्स्ट 142 देखिए, मानव के लिए उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए। तो 142 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन, यानी धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं जबकि शिराएं हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाया जाती है। धमनियां रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। फुसफुस धमनी में रक्त के प्रवाह अपवाह के साथ यह रक्त सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि समयुग्मजी लंबे पौधे का बोने के साथ संकरण कराने पर पौधा का उत्पादन किस अनुपात में होगा, 143 का दूसरा, यानी एक जो है समयुग्मजी लंबा, एक समयुग्मजी बोना और 2 विषमयुग्मजी लंबा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 144 कहता है कि पेशी रेशे 3 प्रकार के होते हैं, रेखित और असंरेखित और हृदय पेशियाँ और फिर है असंरेखित पेशियों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो 144 का होगा दूसरा, 144 का दूसरा, यानी धुरी के आकार का अशाखित और स्थिर, एक केंद्रीय और अनैच्छिक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो एक अनैच्छिक गैर जो है धारीदार मांसपेशी एक चिकनी पेशी है। ठीक, 145 कहता है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा पश्च मस्तिष्क का एक भाग है और अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह कई केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इससे शरीर की कौन सी क्रिया नियंत्रित होती है, 145 का 4, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा रीढ़ की हड्डी के साथ निरंतर जो है ब्रेन स्टेम का निचला भाग आधा भाग होता है, इसका ऊपरी भाग जो है पोन्स के साथ निरंतर जुड़ा होता है। ठीक है, तो मेडुला में हृदय गति, श्वास और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हृदय श्वसन, उल्टी और वाहिका प्रेरक केंद्र होते हैं। 146 तक कहता है कि पौधे अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल मूलरोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये बालों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं जब, तो 146 का क्या होगा, तीसरा ऑप्शन, जब शेल शेप में नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जब क्या होती है, तो शेल शेप में नमक की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 कहता निम्नलिखित में से किस समूह में आप एक पौधे को रखेंगे जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करता है लेकिन बीज और संवहनी उत्तक की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, ब्रायोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस छोटे गैर संवहनी पौधे हैं जैसे ठीक है, जैसे काई, लीवर वाटर्स, ठीक है, और हॉर्न वाटर्स। ठीक है, ब्रायोफाइटस भी आवास की गुणवत्ता के बहुत अच्छे संकेतक हैं क्योंकि इस समूह में कई पौधों की प्रजातियां वातावरण में नमी के स्तर के प्रति संवेदनशील है जो अशांत आवासों में कम है क्योंकि वहाँ छाया कम है। ठीक है, ब्रायोफाइटस में बीज या फूल नहीं होते हैं, इसके बजाय वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइटस को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट 148 देखिए 148 है कि मानव में
उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग द्वारा निकाले जाते हैं। उत्सर्जी अंग का कौन सा भाग रक्त से यूरिया या यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है? तो 148 का होगा 3, गुर्दा। तो देखिए गुर्दे से नेफ्रॉन नामक जो है छोटी फिल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से रक्त से यूरिया का निष्कर्षण होता है। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। ठीक। 149 कथा वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? 149 का फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो पृथ्वी ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो है चट्टान पाई जाती है जिसमें वायु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट 150 है कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। तो उत्तक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांश उत्तकों का आकार एवं आकृति जो है एक समान होती हैं। ठीक है, अब देखिए संक्षेप में समान रचना तथा सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हर उत्तक का अपना एक विशेष कार्य होता है। कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करते समय आपस में एक दूसरे से एक विशेष पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस पदार्थ को अंतरकोशिकीय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। कोशिका के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 150 का फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और क्वालिटी लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।